द जॉब क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। आज हम अपनी इस जो हमारी श्रृंखला है, जैसे थंबनेल में आपने देखा कि ये हमारी जो बैच है निःशुल्क बैच है, बिल्कुल फ्री बैच है। इस बैच का नाम है बहुविकल्पी बैच। 2023 का एग्जाम जो आपका होने वाला है उसमें 20 प्रश्न ऐसे होंगे जो प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या होंगे, विकल्प वाले प्रश्न होंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए इस बैच को आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। ये बैच है क्या, बहुविकल्पी बैच। इस बैच में आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और कला के प्रत्येक दिन 20-20 प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी। ये श्रृंखला कम से कम 1000 प्रश्नों की रहेगी। एक सब्जेक्ट की कम से कम 1000 प्रश्न होने वाले हैं। अगर इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए कि आपके जो मार्क्स होंगे, बहुविकल्पी के जो 20 मार्क्स होंगे वो तो 100% श्योर है कि 20 नंबर उसमें से एक भी नंबर जाने वाला नहीं है। इस बैच को आप लगातार बस ज्वाइन करिए और इस बैच का साथ दीजिए। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। आपका एग्जाम देखो कैसे चुटकियों में होता है, ठीक है ना। प्रत्येक प्रश्न आप सही करके आओगे, कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्रत्येक हमने बता भी दिया कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 1000 प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी, यानी कि एक सब्जेक्ट में 1000 प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसलिए इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा, जितना हो सके उतना ज्यादा प्रत्येक बच्चों तक पहुंचाएं ताकि उनके भी मदद हो सके और साथ ही साथ अपने इस चैनल को भी बड़ा किया जा सके, ठीक है ना। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज हम केवल डेमो को तौर पर क्या लेकर आए हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न, इसमें 15 प्रश्न लिखे हुए हैं, बाकी 5 प्रश्न तो और आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये 15 प्रश्नों में एक प्रश्न के साथ कम से कम 4 प्रश्न आपके तैयार होने वाले हैं। एक प्रश्न से 4 प्रश्न इसमें से तैयार होने वाले, अर्थात 15 चौको 60 प्रश्न इसमें आपके सामने होंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार प्रत्येक दिन आपकी क्लास रहेगी, सभी सब्जेक्ट की क्लास रहेगी, जिसमें सब सब्जेक्ट के टीचर जो होंगे वो अलग अलग होंगे। इसलिए क्लास के साथ जरूर जुड़े। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा मानव के पेट की अम्लता, मानव के पेट की अम्लता को बढ़ाता है, मानव की पेट की अम्लता को बढ़ाता है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके लिए है HCl, H2SO4, HNO3 और NaCl, ठीक है ना। तो आप बताएंगे जो मानव के पेट के अंदर यानी कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बताएंगे HCl। क्या पाया जाता है? HCl। अगर पूछा जाए HCl का रासायनिक नाम क्या है, तो HCl का रासायनिक नाम अपने कॉपी पर लिख लीजिए। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो विकल्प फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर पूछे कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, तो HCl को कहा जाता है। इस बात को भी नोट कर लो, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? सॉरी, H2SO4 को। किसको? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। ये क्या है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल। क्या है? नाइट्रिक अम्ल। इसका भी रासायनिक नाम लिखिए, इसका भी रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल। देन चौथा क्या है? NaCl। क्या है? NaCl। ये क्या है? नमक, सोडियम क्लोराइड। नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड है, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है H2SO4 में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है। H2SO4 में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होती है? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जब हाइड्रोजन को हम तोड़ते हैं, इसको किसको? H2SO4 को तोड़ते हैं तो ये किसमें तोड़ता है? H प्लस और SO4 डबल माइनस, ठीक है ना। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी हो गई? 2 का नाम 2। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है ना। H2SO4 में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होती है? तो आप बताएंगे H2SO4 में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 2 होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं?
अभिकारक कहते हैं, और जो प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे उत्पाद कहते हैं। जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना? तो प्रश्न अच्छे से समझते जाना। तुम्हारा विकल्प कौन सा? फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है ना? अगला क्या है? खाने वाले सोडे, है ना, खाने वाला सोडा का सूत्र है। ठीक है ना? खाने वाले सोडा का सूत्र क्या होगा? ठीक है ना? तो खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, या NaCO3 इंटू 10H2O होता है, या फिर NaCl और I होता है। आपके सामने ये जितने भी लिखे हुए हैं ये सब के सब क्या हैं? ये हैं, ये आपके पास क्या है? ये नमक है। ठीक है ना? कौन सा नमक है? खाने वाला सोडा, अर्थात इसका रासायनिक नाम पूछा जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहा जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना? सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगर पूरा नाम पूछे, कहीं के बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि इसका पूरा नाम क्या हो जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या हो जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसी को क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। NaCl भी क्या है? नमक है। आयोडीन भी क्या है? नमक होता है। ठीक है ना? ये जो पहला लिखा है ये क्या है? Na2CO3। Na2CO3 इसका नाम है सोडियम, क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बस केवल अंतर है H का, हाइड्रोजन का। यहाँ पर बाई हो जाता है, यहाँ पर केवल सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है ना? अगर इसका पूछा जाए तो ये है धोने वाला सोडा। कौन सा सोडा है? धोने वाला सोडा। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना, अर्थात धामन सोडा। क्या बोलते हैं? धामन सोडा। यहाँ पूछे धामन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो Na2CO3 इंटू 10H2O। खाने वाला सोडा पूछे NaHCO3 इंटू 10H2O। इस बात को नोट करके जरूर रख लेना। अगला प्रश्न है, जिंक क्षार धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस देगा? जिंक क्षार धातुओं से के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देगा? ठीक है ना? ये याद रखना कि कोई भी धातु है, यहां पर जिंक जो है, एक मिनट, ये प्रश्न लिखा है आपका, इसको सुधार लीजिएगा कि जिंक जो है क्या? जिंक अम्ल से क्रिया करके, जिंक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस देगा? ठीक है ना? तो कोई भी धातु हो, कोई भी धातु है, कभी भी अम्ल से क्रिया करेगी। ठीक है ना? कोई भी धातु है जब भी अम्ल से क्रिया करेगी तो कौन सी गैस रिलीज होगी? तो आप बताएंगे हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। अर्थात क्या? ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है ना? तो चाहे जिंक हो, चाहे सोडियम हो, चाहे तो पोटेशियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, ठीक है ना, चाहे आयरन हो, चाहे कॉपर हो, ये सब जितने भी धातुएं हैं, सभी धातु अगर अम्ल से क्रिया करेंगे तो अम्ल से क्रिया करने पर कौन सी गैस निकलेगी? तो आप बताओगे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर स्टार जरूर लगा लेना। ठीक है? अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है? इसमें से कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है? आपके सामने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन एंड ब्रोमीन, ये चार तत्व लिखे हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अगर पूछा जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? तो आप बताओगे कि हाइलोजन परिवार के तत्व हैं। किस परिवार के तत्व हैं? आप बताओगे ये सब किस परिवार के तत्व हैं? हाइलोजन परिवार के तत्व हैं। किस परिवार के तत्व हैं? हाइलोजन परिवार के तत्व हैं। ठीक है ना? हाइलोजन परिवार के तत्व कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर पूछा जाए यहाँ पर अधिक क्रियाशील कौन है? ठीक है? तो देखो क्रियाशीलता का जो क्रम होता है, सबसे ज्यादा आयोडीन, फिर उससे कम ब्रोमीन, फिर उससे कम क्लोरीन, फिर उससे कम क्या होता है? फ्लोरीन होता है। तो आप देख पा रहे होंगे सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा आयोडीन है। सबसे कम कौन है? सबसे कम फ्लोरीन है। इन चारों को देखना, इन चारों में से कोई भी रहे तो सबसे ज्यादा का क्रम लगाना। सबसे ज्यादा आयोडीन, आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 53 होता है। इसका कितना होता है? 35 होता है। इसका कितना होता है? 17 होता है। और इसका कितना होता है? 9 होता है। तो परमाणु भार बढ़ने के साथ साथ इनकी जो क्षमता होती है, ठीक है ना, वो भी क्या? क्रियाशीलता की क्षमता लगातार बढ़ती जाती है। ऐसे भी आप
याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना कौन सी क्रिया है? अगर लोहे पर जंग लगती है तो उससे उसे कौन सी क्रिया माना जाता है? तो लोहे पर जंग लगना, आप जानते हैं कि मान लेते हैं आपके पास क्या है, लोहा है। क्या है? लोहा। जब इस पर नमी पड़ेगी और वायु पड़ेगी, ठीक है ना, नमी अर्थात वायु पड़ेगी, तो ये इस पर क्या लगेगा? जंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा। अर्थात इस पर क्या पड़ रही है? वायु। वायु क्या होता है? ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। तो लोहे पर जंग लगना कौन सी क्रिया होती है? होती है ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण। ठीक है ना, लोहे पर जंग लगना कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित में कौन सी क्षार धातु नहीं है? इसमें से पूछ रहा है कौन सी क्षार धातु नहीं है। तो आप देख रहे हैं क्या, मैग्नीशियम एस ब्लॉक का तत्व है, सोडियम एस ब्लॉक का तत्व है, पोटेशियम एस ब्लॉक का तत्व है, परंतु जिंक जो है वो डी ब्लॉक का तत्व हो जाता है। किस ब्लॉक का? डी ब्लॉक का तत्व हो जाता है। हम जानते हैं एस ब्लॉक में जितने भी तत्व आते हैं, एस ब्लॉक में जितने भी तत्व आते हैं, सब के सब क्या होते हैं? सब के सब, एक होता है क्षारीय मृदा धातु और एक होता है क्षारीय धातु। ठीक है ना, क्षारीय मृदा धातु और क्षारीय धातु। इस ब्लॉक के सभी तत्व क्या होते हैं? क्षारीय धातु होते हैं, है ना, यानी कि क्षार धातुएं होती है। इसमें पूछ रहा है क्षार धातुएं नहीं है, तो मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, परंतु जिंक नहीं है। तो ये आपका फोर्थ नंबर इज द राइट आंसर। यहाँ पर देख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा, तो क्या बना रहा? एल्केन बना रहा। इसका नाम पूछा जाए क्या है, तो इसका नाम क्या है? आप बताओगे एथीन। क्या नाम है? एथीन। दो कार्बन है, दो कार्बन को क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। डबल बॉन्ड के लिए इन का प्रयोग करते हैं, तो इसका नाम क्या है? एथीन। एथीन से क्या बना है? एथेन। एथीन से क्या बना है? एथेन। हाइड्रोजन क्या हो रहा है? इसमें जुड़ रहा। हाइड्रोजन क्या हो रहा? जुड़ रहा। जब कोई भी दो या दो से अधिक तत्व या फिर यौगिक आपस में संयोग करके केवल एक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उस सब क्रिया को क्या कहते हैं? उस सब क्रिया को कहते हैं योगात्मक क्रिया। कौन सी क्रिया कहते हैं? योगात्मक क्रिया। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है ना, तो कौन सी अभिक्रिया हुई? योगात्मक अभिक्रिया हुई। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? ठीक, ये बताना है 7.4 या 6.4 या 7.2 या फिर 3.4। आपने पढ़ा है रक्त का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4 होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तत्वों में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान क्या कहलाते हैं? तत्व, जब जो तत्व होते हैं आपस में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं, तो उस अपक्रिया को क्या कहते हैं? उस अपक्रिया को क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अगर पूछा जाए विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? जब कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील के तत्व के द्वारा क्या जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है ना, तो उसे क्या कहा जाता है? विस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। अगर पूछे योगात्मक अपक्रिया क्या होता है, तो आपको योगात्मक अपक्रिया बता दिए, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करके केवल एक तत्व, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं या एक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है एल्डिहाइड समूह है। ठीक है, 4 प्रश्न इसमें एल्डिहाइड समूह है। अगर हम पूछें ये कौन सा समूह है, तो अपने कॉपी पर लिख लेना ये कौन सा समूह है? कौन सा समूह है? हाइड्रोक्सिल समूह है। कौन सा समूह है? हाइड्रोक्सिल समूह है। ठीक है ना, अगर पूछा जाए ये कौन सा समूह है, तो ये है एल्डिहाइड समूह। कौन सा समूह है? एल्डिहाइड समूह। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर पूछा जाए ये कौन सा समूह है, तो इसको लिख लेना ये कार्बोक्सिलिक समूह है। कौन सा समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह है। कौन सा समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह है। अगर पूछा जाए ये क्या है, तो ये है ईथर। कौन सा समूह है? ये ईथर समूह है। कौन सा समूह है? ईथर समूह है। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? इसमें से बताना है कि अम्ल वर्षा कौन सी है। आपसे ऑप्शन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल। आप जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड अम्ल वर्षा का कारण नहीं है, ऑक्सीजन भी अम्ल वर्षा का कारण नहीं है, और H2O भी अम्ल वर्षा का कारण नहीं। इसका मतलब क्या है? हीटिंग डिवाइड कर। ठीक है ना, मतलब क्या? गर्मी पड़ना। ठीक है ना, अम्ल वर्षा जो होती है क्या होती है? जब आपने पढ़ा ग्रीन हाउस, पढ़ा है, ग्रीन हाउस के अंतर्गत आते हैं, तो कौन सी गैस आती है? तो कौन सी गैस आती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसमें से आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है,
क्या CaSO4 इंटू 2H2O है? तो आप बताओगे ये नहीं है। CaSO4 इंटू हाफ H2O है? तो हाँ आप बताओगे कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका नाम क्या है? कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नाम लिख लेना, कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका नाम पूछे तो कॉपर सल्फेट डाईहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट डाईहाइड्रेट। अगर इसका पूछे तो केवल कॉपर सल्फेट, और ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो आपका कौन सा? सेकंड इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हास्य गैस का रासायनिक सूत्र। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको इस प्रश्न का केवल क्या करना है? एक प्यारा सा कमेंट लिखना है और उस कमेंट में इसका आंसर जरूर देना है कि हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है और उसका रासायनिक नाम क्या है। अगर इन सभी प्रश्नों में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताना। बस आज की क्लास को यहीं पर खत्म करने से पहले आपसे फिर से बता दे रहे हैं कि ये एक सब्जेक्ट की 1000 प्रश्नों की श्रृंखला है। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बिल्कुल, ठीक है ना, एक निश्चित समय पर ये क्लास आपकी रहेगी। इस क्लास को लेना भी बिल्कुल ना भूले, ठीक है ना। इस क्लास को लेना भी बिल्कुल ना भूले। ये क्लास यानी कि ये वीडियो जो है आपको सुबह पर डे 6 बजे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्लास में आप जरूर जुड़ जाना, ठीक है। इस क्लास में आपको जुड़ जाना है और प्रत्येक प्रश्न को अपने कॉपी पर नोट्स बना करके चलना है, ठीक है ना, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। बस आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।